गुस्से से उबल रही अनन्या ने तुरंत ही अभिनव को उसके ऑफिस बुला लिया था। जब अभिनव ने वहां पहुंचकर अनन्या के फोन में एक फोटो देखी तो वो दंग रह गया। ये क्या बकवास है? ये चाहत क्यों तुमसे इतना चिपक कर बैठी है और तुमने उसकी कमर पर क्यों हाथ रखा हुआ है? अनन्या ने दांत पीसते हुए कहा। अभिनव अभी भी हैरानी से उस फोटो को देखे जा रहा था। वो उस फोटो में चाहत की कमर पर हाथ रखकर उसकी ओर देखकर बात जरूर कर रहा था, लेकिन अभिनव को याद आया कि ये फोटो तब की थी जब उन दोनों के सामने अर्जुन और श्याम खड़े थे। ये सब क्या है? समझा सकते हो? अनन्या ने एक एक करके स्वाइप करते हुए और भी फोटोज दिखाए। उन फोटोज को देखते हुए ही अभिनव समझ गया कि ये किसी ने पूरी प्लानिंग के साथ खींचे हैं। आखिरी फोटो देखकर ही फिर अभिनव को यह भी पता चल गया कि पार्किंग लॉट में दूर खड़ी गाड़ी में बैठा वो अनजान आदमी उसकी ओर क्यों देखे जा रहा था। उस आदमी ने वो फोटो उसी वक्त निकाला था जब चाहत अभिनव के चेहरे की ओर झुककर टॉवेल का धागा निकाल रही थी। हालांकि उस फोटो को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उसे किस करने आ रही हो। सभी फोटोज देखने के बाद अभिनव अंदर ही अंदर घबरा रहा था, पर जैसे तैसे अपने आप को शांत करते हुए वो अनन्या के सामने चेयर पर बैठ गया। उसे लगा कि इस सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता था, लेकिन उसको इस तरह से रिलैक्स होते देखकर सामने बैठी अनन्या की आंखें और भी बड़ी हो गई थी। इससे पहले कि वो उस पर भड़क उठती, अभिनव ने उससे आराम से पूछा, ये फोटोज तुम्हें किसने भेजी है, बताना जरा। कहीं तुमने ही तो हमारे पीछे कोई जासूस तो नहीं लगा रखा? अनन्या को यह सुनकर विश्वास नहीं हुआ और उसने अभिनव के सवाल पर अपना सवाल खड़ा कर दिया। पहले तुम बताओ, ये चाहत तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? इतना चिपक कर क्यों खड़े हो दोनों? चल क्या रहा है तुम्हारा चाहत के साथ? अनन्या का सवाल सुनते ही अभिनव ने आह भरते हुए जवाब दिया, तुम क्या बोल रही हो? तुमने ही तो चाहत से कहा था ना कि वो मुझे उस इनॉग्रेशन पार्टी में साथ ले जाए। इनफैक्ट तुमने मुझसे पूछा भी नहीं था इसके लिए। हाँ, मैंने हाँ भरी थी, लेकिन इसलिए क्योंकि मुझे लगा था कि चाहत को तुम्हारी कोई हेल्प चाहिए। पर तुम दोनों बेशर्मों को जरा भी ख्याल नहीं आया मेरी पीठ पीछे इश्क लड़ाते हुए? अनन्या उस पर चिल्ला पड़ी। अभिनव चिढ़ते हुए अपनी चेयर से उठा और वहां से जाने लगा। देखो, जैसा तुम सोच रही हो मेरे और चाहत के बीच वैसा कुछ नहीं है। अब तुम जानो और वो चाहत जाने। ये सब बातें करने के लिए मेरे पास फुर्सत नहीं है। अभिनव को जाता देख अनन्या अपनी जगह से उठकर उसके सामने आ गई। गुस्से से उसकी आंखें भी लाल होकर अब भर आई थी। अभिनव, जब तक मुझे इस हरकत का जवाब नहीं मिलेगा तब तक तुम यहां से हिलोगी भी नहीं। अभिनव ने अनन्या के हाव भाव देखकर एक गहरी सांस ली और उसे एक लाइन में समझाने की कोशिश की। देखो, चाहत को यही हेल्प चाहिए थी। हम दोनों के बीच कुछ नहीं है, समझी? इस बात को ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है। अभिनव की रूखी आवाज सुनकर अनन्या की आंखों में से आंसू निकल आए और वो सिसकने लगी। तुम्हें ये बात कितनी छोटी लग रही है? एक बार ये भी तो सोचो कि तुम शादीशुदा हो। शादी के बाद भी दूसरी लड़कियों के साथ मिलना और तो मेरी फ्रेंड के साथ ही अफेयर करना। आखिर करना क्या चाहते हो तुम? अनन्या की बात सुनकर अभिनव को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि ये लड़की कौन सा उसे अपने पति की तरह प्यार करती थी। तुम शादी की बात कर रही हो? तुम खुद मुझे एक हस्बैंड जैसी इज्जत देती भी हो। तुम्हारा पूरा परिवार मुझसे इस तरह से पेश आता है कि मैं घर का कोई नौकर हूं। और जहां तक मुझे याद है, तुमने तो आखिरी बार यह भी कहा था ना कि तुम अपने पति को बेचना चाहती हो। कुछ याद आया? अभिनव की शिकायत सुनकर अनन्या और भी ज्यादा चीखने चिल्लाने लगी। बकवास बंद करो, जो भी हो, पर मेरी फ्रेंड के साथ कुछ करने की हिम्मत मत करना। उसकी चीख सुनकर अभिनव भी उस पर ऊंची आवाज में चिल्ला पड़ा। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी उस फ्रेंड में, समझी? और अगर इतनी तकलीफ हो रही है तो उससे ही जाकर पूछ लो ना। अनन्या सिर पकड़कर कोने में बैठ गई। उससे क्यों पूछूं? वो तो सिर्फ दोस्त है, पर तुम तो मेरे हस्बैंड हो ना। उसकी इस बात को सुनकर अभिनव चौंक गया। उसने 2 बार पलक झपकाकर धीरे से पूछा, क्या? तुमने क्या कहा अभी? अनन्या ने अपने आंसू पोंछकर उसकी ओर देखा। हाँ, तुम मेरे हस्बैंड हो, इसलिए तुम इस शादी से बाहर कोई भी अफेयर नहीं कर सकते। अगर फिर भी तुम्हें ये सब करना ही है तो मैं अभी डाइवोर्स के पेपर्स ले आती हूँ। अनन्या की धमकी सुनते ही अभिनव के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आ गई। अच्छा, मैं अफेयर नहीं कर सकता,
है ना? पर तुम उस चिराग के साथ डेट पर बाहर जा सकती हो, लेट नाइट पार्टी कर सकती हो, सिर्फ तुम्हें ही अधिकार है चीटिंग करने का, है ना? अभिनव की आवाज अब अनन्या से भी ऊंची हो गई थी, मानो उसके अंदर का टाइगर बाहर निकल रहा था। अनन्या उसके गुस्से को देखकर एक कदम पीछे जरूर हुई, लेकिन फिर उसने धीरे से कहा, ना तो मैंने उसके साथ कोई लेट नाइट पार्टी की है और ना ही उसके साथ डेट पर गई थी। कल कंपनी से निकलते ही मैं दादाजी के साथ ही घर वापस आ गई थी। अभिनव, अपने मन से कुछ भी मत सोचने लगो। अपनी बात खत्म करते हुए अनन्या की आवाज फिर से ऊंची हो गई थी। तुम सरेआम झूठ बोल रही हो, और वैसे भी अगर तुम मुझे अपना हस्बैंड मानती भी हो तो सबके सामने भी ये बात कहा करो ना। दूसरों को क्यों जाकर बोलती हो कि ये शादी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट है, ये है वो है। अभिनव ने उसके जवाब में कहा, हालांकि उसे मन ही मन ये जानकर अच्छा भी लग रहा था कि अनन्या और चिराग के बीच कुछ नहीं चल रहा था। ये शादी जो कुछ भी हो और मैं इसे जो मर्जी नाम दूं, लेकिन तुम्हें कोई हक नहीं है शादी से बाहर गर्लफ्रेंड बनाने का। तुम खुद सोचो यार, अगर मॉम को इस बारे में पता चल गया तो? अनन्या ने बात पलटने की कोशिश की, लेकिन फिर अभिनव उसकी माँ शर्मिला को लेकर भी भड़क उठा। तो क्या? वैसे भी तुम्हारी माँ को तो मैं पसंद हूँ ही नहीं, उन्हें तो चिराग को दामाद बनाना है ना। अगर उन्हें पता चल भी गया कि मैं बाहर अफेयर कर रहा हूँ, तब भी उन्हें क्या ही फर्क पड़ेगा? क्या? अनन्या चौंक गई। तुम मॉम के बारे में उल्टी बातें क्यों कर रहे हो अब? अनन्या ने आगे कहा। दोनों की ऊंची आवाजें पूरे कैबिन में गूंज रही थी। अगर वो कैबिन साउंड प्रूफ ना होता तो बिल्डिंग में भी गूंजने लगती और फिर कई सारे लोग कई सारी बातें जान जाते। पूरी कंपनी के स्टाफ को 1 महीने तक बातें करने का टॉपिक मिल जाता। तुम्हारी मॉम है ही इस लायक, उसने मेरा क्या कहकर मजाक उड़ाया था कि मैं अनाथ हूँ। अभिनव की शिकायत सुनते ही अनन्या बगैर कोई जवाब दिए पलट गई। कुछ देर की चुप्पी के बाद ही उसने फिर से धीरे से कहा, विश्वास नहीं होता कि तुम सिर्फ चाहत के साथ अपने अफेयर को जस्टिफाई करने के लिए इतना कुछ भला बुरा बोल सकते हो। अनन्या के डाउट को अभी भी क्लियर ना होते देख अभिनव ने आह भरी और वो दरवाजे की ओर जाने लगा। तुम्हें जो सोचना है सोचो, मैंने सब सच कह दिया है, मुझे और भी काम है लाइफ में, जा रहा हूं वापिस। उसको जाता देख अनन्या फिर उस पर चिल्ला पड़ी, रुक जाओ अभिनव, अभी भी ये बात खत्म नहीं हुई है, तुम्हें आज नहीं तो कल जवाब देना ही पड़ेगा, रुको। अनन्या ने उसे रोकने की पूरी कोशिश करी, लेकिन अभिनव बिना कुछ कहे कैबिन का दरवाजा जोर से बंद करते हुए वहां से निकल चुका था। अनन्या उसके पीछे पीछे बाहर आना चाहती थी, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर ऑफिस वाले ये नजारा देख लेते तो अनन्या का मजाक उड़ाना शुरू कर देते। वो वैसे भी कंपनी में काफी ऊंची पोजीशन पर थी और उससे हर वक्त अपने स्टाफ के सामने प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करके ही चलना पड़ता था। गुस्से से चलता हुआ अभिनव एलेक्स कॉर्पोरेशन से बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। उसको अभी भी यह सवाल खटक रहा था कि आखिर वो फोटो निकालने वाला और भेजने वाला आदमी था कौन। ड्राइव करते हुए उसने अपना फोन निकाला और चाहत का नंबर डायल कर दिया। हेलो अभिनव। जल्दी फोन की दूसरी साइड से एक चहकती हुई आवाज आई। चाहत, तुम्हारे अनन्या से कुछ बात हुई क्या? कल जिम में किसी ने हमारे फोटोज निकाल कर उसे भेज दिया है, अब उसे लगता है कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। अभिनव ने सीरियस होकर उसे सिचुएशन बताई। ओह नो, रुको, मैं अभी उससे बात करके सब सॉर्ट करती हूँ। चाहत ने आह भरी और अभिनव को दिलासा देकर तुरंत ही फोन रख दिया। अभिनव को महसूस हो रहा था कि सभी चीजें काफी तेजी से हुए जा रही थी, इसीलिए उसे आराम करके अपने दिमाग को शांत करने की जरूरत थी। लेकिन वो घर भी नहीं जाना चाहता था। अगर वो अभी ही घर चला जाता तो अनन्या के साथ साथ उसके परिवार वालों से भी बहस में फंस जाता। उसने फिर अपने ही पुराने घर पर जाने का डिसाइड किया। अपने घर के पास पहुंचते ही उसने आसपास पहले ये देखा कि पिछली बार की तरह ही इस बार भी कोई उसका पीछा करते नहीं आ रहा हो। जब उसे कोई नहीं दिखा, उसके बाद ही वो गाड़ी से उतरकर झट से अपने घर की ओर भाग गया। घर में घुसकर भी उसने इधर उधर नजरें डालकर चेक किया और फिर कुछ भी गड़बड़ ना पाकर अंदर से गेट लॉक कर लिया। अभिनव अपने बेड पर आराम करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक उसका पैर उस सूटकेस से टकरा गया जिसमें उसकी सारी प्रॉपर्टीज की फाइल्स मौजूद थी। अभिनव की अचानक ही नींद उड़ गई और उसने अब उन फाइल्स को देखने का सोचा। सूटकेस खोलकर उसने सबसे पहले वो फाइल निकाली जो उसे सबसे मोटी नजर आ रही थी। ये फाइल वही थी जो मोंटी ने भी उसे गाड़ी में खोलकर दिखाई थी।
उसमें इन सभी कंपनीज के कार्ड से जिसमें अभिनव के पिता शेयर होल्डर हुआ करते थे। उसे फिर मोंटी की वो बात याद आई कि इन्हीं कार्ड्स की मदद से वो उन कंपनीज से अपना पैसा निकाल सकता था। फाइल के आगे के पन्ने पलटाते हुए अभिनव को एक ऐसा सर्टिफिकेट दिखा जो कि थोड़ा घिस चुका था। उस कार्ड पर उसके पिता संजय का नाम था, जिसे देखकर अभिनव इमोशनल हो गया। उसे महसूस हुआ कि भले ही आज उसके पास सब कुछ था, लेकिन पिता का प्यार वो हमेशा हमेशा के लिए खो चुका था। फाइल के आखिरी पन्ने पर आते हुए अभिनव ने उसमें लगे 2 ब्लैक कार्ड्स को देखा। एक पर टाइगर लिखा हुआ था तो दूसरे पर अभिनव गढ़वाल। इन दोनों कार्ड्स पर गोल्डन धारी बनी हुई थी, जिसका मतलब ये उन कार्ड्स के ही बराबर थे जो अकरम के पास था। हालांकि अभिनव को मोंटी पहले ही इन सभी से कीमती डायमंड कार्ड दे चुका था, लेकिन जब अभिनव ने एक बार और उन कार्ड्स को गौर से देखा तो उसे एहसास हुआ कि ये पैसे निकालने वाले कार्ड्स नहीं थे, बल्कि एक्सेस कार्ड थे। इन कार्ड्स की मदद से अभिनव हर उस कंपनी का सामान फ्री में खरीद सकता था जिसके शेयर्स उसके पास मौजूद थे। ये सोचते हुए ही उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसे लगा कि अनन्या के बर्थडे के लिए अब वो किसी लग्जरी कपड़े की दुकान पर जाकर फ्री में सूट भी खरीद सकता था, क्योंकि टाइगर के पास कुछ फैशन ब्रांड्स के भी शेयर्स थे। ऐसा नहीं था कि सूट खरीदने के लिए उसके पास पैसों की कमी थी, लेकिन जिस चीज पर उसका हक था अभिनव उसके लिए पैसे नहीं चुकाने वाला था। हालांकि फिर उसने ये भी सोचा कि उसके और अनन्या के बीच उसके बर्थडे तक चीजें सुधरेंगी भी या नहीं, जो कि अगले ही हफ्ते आने वाला था। कार्ड्स की फाइल वापस रखकर अभिनव ने शेयर्स की एक फाइल निकाल ली और उसे खोलते ही पहले पन्ने पर उसे एक ऐसी कंपनी का नाम दिखा जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। आखिर अभिनव को ऐसे कौन से शेयर्स दिख गए थे जिससे वो चौंक गया था? क्या अनन्या चाहत से बात करने के बाद अभिनव को माफ कर देगी? अनन्या तक फोटोज पहुंचाने वाला वो आदमी कौन हो सकता था? टर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।